हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, यूपीएससी घात लगाए बैठा है आप सभी के लिए। और जो लोग कह रहे हैं कि प्रीलिम्स पोस्टपोन होगा, नहीं होगा, टाइम खराब कर रहे हैं, प्लीज़ टाइम मत खराब कीजिए। बीइंग अ टीचर इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू कि टाइम नहीं खराब करना, पढ़ाई करते रहनी है। ठीक है, प्रीलिम्स तो होगा ही होगा। ठीक है दोस्तों, ओके। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। इकोनॉमी के करंट अफेयर्स अप्रैल 3rd वीक के। थोड़ा यहाँ पर जो ये मेंस ओरिएंटेड भी हैं, लेकिन ये थोड़ा डेप्थ वाले सवाल है यहाँ पर। अगर आप सॉल्व कर पाओ उनको, जो डेप्थ वाले टॉपिक्स हैं, तो जैसे बहुत बार ऐसा होता है प्री में हमसे सवाल पूछे जाते हैं, वो डेप्थ को टच कर रहे होते हैं एंड इनफैक्ट मेंस टाइप टॉपिक से वो सवाल बनाकर आपको ऑप्शन बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, एंड उसके ये जैसे आज हम डिजिटल डिवाइड की बात करेंगे। हम जैसे रुपये का मैं आपको बताऊंगा एनडीएफ और क्या चल रहा है अभी गिफ्ट सिटी के साथ, ग्लोबलाइजेशन पर क्या बादल छाए हैं, संकट के, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में कुछ दिक्कतें, एंड एक सीसीआरटी फंड है आईएमएफ का, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, एंड उसके पहले मैं आपको अगेन एक अनाउंसमेंट हर वीडियो में हम अनाउंस करते हैं कि जैसे यहाँ पर क्या है लेटेस्ट अनाउंसमेंट की सब्जेक्ट वाइज क्रैश कोर्स अब अवेलेबल है। जैसे आपको पूरा क्रैश कोर्स अगर नहीं लेना है तो आप सब्जेक्ट वाइज भी क्रैश कोर्स ले सकते हैं। तो सब्जेक्ट में आपको क्या मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट का अगर आपको कोर्स चाहिए तो उसमें आपको उसके लेक्चर्स मिलेंगे, उसके मिनी टेस्ट है ना, हर एक जो टॉपिक खत्म होता है उसके बाद हम कुछ मिनी टेस्ट लगाते हैं, एंड देन 3 सेक्शनल टेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लेट्स से एनवायरमेंट में, तो आपको सब ये जो टेस्ट वगैरह जिनके सॉल्यूशन वगैरह सब वहीं मिलेंगे। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से 2020 आपका अटेम्प्ट है, 2020 का ही इसका प्राइस रखा हमने। लेकिन अगर आप सब कुछ खरीदते हैं तो वो ओवरऑल ही 10,000 का रहता है, तो इसलिए जो बचत तो है ये। लेकिन अगर आपको ओवरऑल चाहिए ही नहीं तो डेफिनेटली यू कैन ऑलवेज परचेज सब्जेक्ट वाइज। ठीक है दोस्तों, वेबसाइट पर अवेलेबल, जाके इसको खरीद सकते हैं। एंड वीक एरियाज को तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल ही नहीं छोड़ना चाहिए, वीक एरियाज तो हमारे स्ट्रांग होने चाहिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। डिजिटल डिवाइड की बात है, जैसे आप सब जानते हैं डिजिटल डिवाइड का बिल्कुल सरल सा मतलब क्या होता है कि जैसे ट्रिपल ए की जो लैक, जैसे ट्रिपल ए मतलब कि अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। अगर मैं इंफॉर्मेशन एंड उससे जो जुड़ी हुई चीज़ें, जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, आईटी वाली टेक्नोलॉजीज़, अगर मैं उसको अवेल नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं ऐसे कह सकते हैं कि आज के ज़माने में मैं गरीब हूँ, मैं पुअर हूँ। ठीक है, चाहे मेरे पास धन दौलत है, लेकिन अगर आईसीटी का एक्सेस नहीं है मेरे पास और आईसीटी मेरे पास अवेलेबल नहीं है या मैं उसको अफोर्ड नहीं कर पाता, तो मैं डिजिटल डिवाइड में मैं गरीबी रेखा की तरफ नजर आऊँगा। ठीक है, चाहे जितना भी धन दौलत मेरे पास हो। ठीक है, ओके। अब ये जैसे सिंपल सी बात है, लेकिन इसको मैं आपको थोड़ा चाहता हूँ, जैसे अभी कोविड-19 के चलते एक्सेस जो कि इसके बारे में बात करें तो जैसे पहली बात तो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे रहती हैं, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्सेट्रा, तो यहाँ पर आप लोगों के साथ, जैसे बहुत से लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, है ना। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि अपने जो कॉलीग्स के साथ वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आईसीटी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। वो बहुत से लोग घर बैठ के कुछ चीज़ें मंगवा पा रहे हैं, डायग्नोस्टिक्स हो रही है ना, आप व्हाट्सएप पे डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर रहे हैं, और जैसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं, तो वो केयर का काम भी चल रहा है, एजुकेशन दी जा रही है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चल रही हैं, सर्विलांस है ना, कि सर्विलांस की जा रही है कि कौन घर से बाहर गया था, किसी को क्वारंटीन किया हुआ, क्वारंटीन को किसी ने ब्रेक तो नहीं किया। तो ये सब चीज़ें कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप डिजिटल डिवाइड के आप इस तरफ हैं, दैट मीन्स आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल है, अगर है ही नहीं तो बहुत टेंशन हो जाएगी। एंड साइकोलॉजिस्ट जैसे रिसेंटली कह रहे हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, आप घर में क्वारंटीन है, तो जो बहुत से लोग हैं जो वीडियो कॉलिंग, ग्रुप कॉलिंग की मदद से अपने जो थोड़ा मेंटल स्ट्रेस को भी कम कर पा रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ कंसर्न्स भी आ जाते हैं, जैसे डिजिटल के जिनके पास डिजिटल चीज़ों का एक्सेस है कि वहाँ पे वो शिकार भी हो जाते हैं र्यूमर मॉन्गरिंग का, फेक न्यूज़ का। डिजिटल डिवाइड एक तरह से ऐसे भी दिखता है कि उनके पास अगर डिजिटल चीज़ें अवेलेबल, अफोर्ड भी कर सकते हैं, तो लेकिन इलिटरेट हैं। जैसे बहुत से लोगों को ऐप चलानी नहीं आती फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। कई बार तो ऐसे लगता है कि ठीक है मेरे पास सब कुछ अफोर्ड ये वो करने की चीज़ें हैं, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोवाइड करने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे मेरे पास वो वाला मोबाइल नहीं है एक्सेट्रा, या फिर डिजिटल सिक्योरिटी की कमी है, एंड डिजिटल नेटवर्क की कई बार कमी नजर आती है। तो ये कंसर्न्स भी रह जाते हैं कि हम डिजिटल डिवाइड अगर हम ना भी चाहें तब भी क्रिएट हो जाता है। ओके, इंडिया की बात करेंगे डिजिटल डिवाइड में, तो इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 65 करोड़ लोग हैं जो ऑनलाइन है। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जो ऑनलाइन यूजर बेस है इंडिया का, आफ्टर चाइना। एंड अगर हम ट्राई का डेटा देखें तो ट्राई बताता है हमें कि इंडिया में जो अभी भी टेलीकॉम डेंसिटी, जो हमारी जो इंडिया की टोटल इंटरनेट डेंसिटी है, वो आधा देश हमारा कवर हो चुका है, 49% है। जिसमें से अगर हम देखें तो अगर हमारे जो, जैसे अगर आपको वैसे पता है ना कि हमारे देश में जो रूरल और अर्बन, अगर हम पॉपुलेशन का डिवाइड देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 66% हमारी रूरल आबादी है, 34% है ना, मतलब 2/3 एंड 1/3 की रेशियो चल रही है पूरे देश में। तो इसमें अगर हम देखें रूरल में, तो इसके जो भी हमारी रूरल आबादी है उसमें 25% के पास ही सिर्फ इंटरनेट सर्विसेज हैं, जबकि आप अगर अर्बन देखें तो 98% के पास है। तो ये डिवाइड हमें इस तरह से नजर भी आता है कि अर्बन एंड जो रूरल में। उसके बाद जो अगर हम इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का डेटा देखें तो वो बताते हैं हमें कि
जो हमारे मंथली एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं वो 45 करोड़ हैं, जिसमें से मेन एंड विमेन, ये एक डिफरेंट एक पैरामीटर निकल के आता है कि मेन के पास ज़्यादा डिजिटल अवेलेबिलिटी है एंड एक्सेसिबिलिटी है कंपेयर टू विमेन। ठीक है, एजुकेशन एक्सेट्रा पे बहुत प्रभाव पड़ेगा ना इसका, आप अपने आंसर में डाल सकते हैं। ओके, और ये जो डिवाइड और वर्स कैसे हो जाता है जब आप मूव करते हैं फ्रॉम सिटीज़ टू विलेजेस। एंड अगर हम इसके आगे अगर हम थोड़ा और इसको देखें तो नॉर्थ इंडिया में डिजिटल जो एक्सेसिबिलिटी अवेलेबिलिटी थोड़ी कम है कंपेयर टू साउथ इंडियन स्टेट्स। तो ये मल्टीपल पैरामीटर्स हमें दिमाग में रखने हैं, ठीक है दोस्तों, कि किस तरह से कि अगर हम जो रूरल अर्बन डिवाइड देखते हैं, देन मेन एंड वुमेन का डिवाइड, उसके बाद विलेजेस एंड सिटीज़ में जो सेम इंसान का अगर मेन भी हैं तो विलेजेस में कम एक्सेस कर पा रहे हैं एंड सिटीज़ में ज़्यादा। एंड देन उसके बाद अगर नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया भी यहाँ डिबेट रहती है। तो जैसे यूएन की भी एक डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट है जिसको UNCTAD ने पब्लिश किया लास्ट ईयर, तो वो भी बोलते हैं कि ये इनइक्वालिटीज़ को और जो वर्सन कर देगा आने वाले टाइम में, जो हम जितना भी हम गरीबी हटाने पे इम्पैक्ट करना चाहते हैं तो वो सब नहीं हो पाएगा अगर हम डिजिटली लोगों को इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ओके। देन आज की थोड़ी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़, थोड़ी कॉम्प्लेक्स खबर भी है, मैं इस पर थोड़ा चाहता हूँ डिटेल में आप समझें इसको। रुपी जो हमारे NDF है और गिफ्ट सिटी के बारे में बात करें। ओके, सबसे पहले NDF क्या होते हैं? NDF होते हैं नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स। ठीक है, अब देखो नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स का मतलब क्या हुआ, सिंपल शब्दों में समझो। जैसे आपको पता है ना, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आप पहले ही किसी एक आने वाली डेट का किसी फ्यूचर डेट का आप एक कॉन्ट्रैक्ट सेटल कर लेते जो कर लेते हैं कि लेट्स से अगर मैं किसी करेंसी की बात करूं कि आप लेट्स से अगर आपने डॉलर्स खरीदने तो आप पहले से ही एक रेट सेटल कर लेंगे किसी ट्रेडर के साथ कि सर आप मुझे 6 महीने बाद चाहिए जो डॉलर्स, आप मुझे एक रेट बताओ कि कितना रेट आप मुझे दे दोगे, कि चाहे उस वक्त चाहे जो डॉलर ऊपर जाए नीचे जाए मुझे उसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे आज ही एक मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, तो उनको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब नॉन डिलीवरेबल में क्या होता है कि आपको वो सच में जो रुपीज़ या डॉलर्स रिसीव नहीं करने होते, जो भी उस दिन जो स्पॉट का रेट चल रहा था, स्पॉट का रेट, उस स्पॉट के रेट में और जो आपने जितने में कॉन्ट्रैक्ट किया था उतने में जो डिफरेंस होता है अकॉर्डिंगली आप या तो पेमेंट कर देते हैं या फिर पेमेंट रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, तो गेटिंग इट कि लेट्स से अगर आपने 75 रुपीज़ के हिसाब से डॉलर को आपने डेट सेटल करी थी कि जो लेट्स से 1 अगस्त की बात करें 75 रुपीज़ का आपको डॉलर होगा, लेकिन लेट्स से वो निकला 80 रुपये का। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस आया 5 रुपये, तो अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे 5 रुपये पे कर देंगे अपने ट्रेडर को और बोलेंगे ठीक है सर कि इस तरह से आपने ये कॉन्ट्रैक्ट सेटल कर लिया। ठीक है, तो ये एक तरह से हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, रिस्क वाला इंस्ट्रूमेंट ही रहता है। एंड और अगर आपने डॉलर्स रिसीव करने तो वो आपका डिलीवरेबल फॉरवर्ड हो जाता, लेकिन अगर आपने रिसीव नहीं करने सिंपल ये एक तरह से ये एक मनी मेकिंग एक इंस्ट्रूमेंट ही रहता है मोस्टली, तो इसलिए नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स कहते हैं इनको। ठीक है, तो यह बात यहाँ तक क्लियर है। ओके, देन अब भारत में क्या हो रहा है, अब देखो इसके पहले समझे अगर तो ऑनशोर एंड ऑफशोर करेंसी ट्रेडिंग क्या होती है इसको समझ लो आप। ठीक है, बहुत बार आपको ये टर्म नजर आएगी लिखी हुई, तो मेरे को लगा आपको समझाई देता हूँ। तो यहाँ पे जो अभी ऑनशोर, जो आपके जो देश के अंदर अगर आपकी करेंसी ट्रेड की जा रही है तो उसको ऑनशोर कहते हैं। ठीक है, आपके देश के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर रुपी की ट्रेडिंग अगर इंडिया में हो रही है, रुपी की ट्रेडिंग जैसे डॉलर के साथ हो रही है या रुपी की ट्रेडिंग किसी पाउंड के साथ हो रही है तो ऑनशोर कहलाएगा वो। ठीक, अब उसको जो ऑनशोर है, जो आपकी जो गली जो आपके मोहल्लों या फिर आपके देश में कहीं भी हो रहा है, उस पर आपके देश की जो रेगुलेटर्स हैं जैसे RBI से भी उसका कंट्रोल भी है। अब ऑफशोर क्या है, ये ऑफशोर है एक किसी न्यूट्रल कंट्री में। फॉर एग्जांपल अगर जो US डॉलर और INR की ट्रेडिंग हो रही है लंदन, सिंगापुर एंड दुबई में हो रही है, तो वहां पर हमारे सेबी और RBI का जोर नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब वहां पर जो ट्रेडिंग हो रही है उसको ऑफशोर कहा जाता है और इसको NDF भी कहा जाता है, NDF मार्केट, तो नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड मार्केट जो ऑफशोर में हो रही है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये RBI जो सेबी के पर्व्यू के बाहर है। एंड जो ज़्यादातर आजकल क्या हो रहा है कि जो हमारे जो लार्ज ट्रेडर्स हैं एक्सेट्रा, ये ज़्यादातर यहीं जाते हैं ऑफशोर में या फिर जो लंदन, सिंगापुर, दुबई में, क्योंकि अब यहाँ पे रेगुलेशन की इतनी कॉस्ट नहीं रहती, इतनी रेगुलेशन नहीं है RBI सेबी की, तो उसके कारण क्या होता है कॉस्ट कम हो जाती है। कॉस्ट कम हो जाने के कारण अब इनको जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं वो थोड़ा कम कीमत में कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आई कि इस तरह से क्योंकि ऑफशोर क्यों ज़्यादा पिक कर रहा है ऑनशोर के मुकाबले। ओके, अब यहाँ पे कंसर्न आता है कि अगर जैसे हमारी जो रुपी NDF की जो मार्केट है, मतलब जो ऑफशोर मार्केट है, हमारी ऑफशोर मार्केट वो ज़्यादा बड़ी होती जाएगी जब ऑनशोर मार्केट से, तो उससे क्या होगा कि अब हमारे जो भी हमारे सेबी RBI वाले हैं, ये इनका कंट्रोल कम हो जाएगा इन इंस्ट्रूमेंट्स पर, इन चीज़ों पर। एंड हमारे रुपी में बहुत सारी हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते ना कि ऐसा ट्रेडिंग करनी है, ऐसे नहीं करनी है, आप इतनी स्पेकुलेशन कर रहे हो, इतनी हेजिंग कर रहे हो, इतनी बेटिंग कर रहे हो, तो नहीं कर सकते, वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। तो क्योंकि अब किसी
किसी बाहर में मार्केट में हमारा कंट्रोल नहीं है। तो इसके लिए कमेटी बिठाई गई थी, उषा थोराट टास्क फोर्स। उन्होंने भी यही एक बताया कि ये सबसे बड़ा जो रीजन है वॉलेटिलिटी में वो क्या है, एनडीएफ मार्केट, जो कि ऑनशोर एक्सचेंज रेट को जो भी को हमारे, अब देखो ऑफशोर में जब एक्सचेंज रेट जब चेंज होगा तो उसका इंपैक्ट ऑनशोर पे भी आना शुरू हो जाएगा, हमारे घर पर भी आना शुरू हो जाएगा। जब बाहर, जब लंदन में हमारा लेट्स से अगर रुपया ट्रेड हो रहा है डॉलर के मुकाबले 77-80 रुपीज में, तो वो हमारे घर में भी उतना ही ट्रेड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बाहर अगर दाम घट गए या बढ़ गए। ठीक है दोस्तों, तो ये बात समझ आई कि एनडीएफ मार्केट की ऑफशोर मार्केट ऑनशोर मार्केट को डिराइव कर रही है, जो और ऑनशोर जो मार्केट है उस पर हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं है। अब हम क्या करें, फंस गए ना यहाँ पर। तो इसीलिए आरबीआई क्या कह रहा है, आरबीआई चाहता है कि अब रुपये का कंट्रोल कम से कम हमारे देश में वापस आए, बैक टू इंडिया लेके आना चाहते हैं वो। एंड इसीलिए जो हमने जो एक गिफ्ट सिटी बनाई थी, जो हमारी गिफ्ट सिटी गुजरात में जो एग्जिस्ट करती है, जहां पर हम इंटरनेशनल सभी तरह की चीज़ें जो करेंसीज ट्रेड करेंगे उसमें, जिसमें हमारे देश में क्या कि एक तरह का जैसे जो लंदन, सिंगापुर, दुबई में ट्रेडिंग हो रही है रुपये की डॉलर के मुकाबले, हम चाह रहे हैं कि एक ऐसा कोई जगह जो कि ऑफशोर है लेकिन हो हमारे घर के अंदर ही। ठीक है तो कहलाएगा वो ऑफशोर ही, लेकिन वो होगा कहाँ पे, हमारे जो घर के अंदर ही होगा, कहाँ पे, गुजरात में। अब जो गिफ्ट सिटी में हम चाह रहे हैं कि हम जो हमारे रुपये एनडीएफ है उनको वहाँ लाया जाए, ताकि हम ये जो रुपये की वॉलेटिलिटी हम इतनी बार देखते हैं, इतने सारे बच्चे देखते हैं कि उनको समझ नहीं आया कॉन्सेप्ट, तो आज समझ भी लो। ठीक है ओके। तो इसीलिए अब ये लेटेस्ट न्यूज़ के मुकाबले जो आरबीआई ने रिसेंटली अभी क्या कहा कि अभी कि हम अपने जो बैंक्स हैं उनको हम एनडीएफ में अलाउ कर रहे हैं कि पार्टिसिपेट करना। अभी तक जो बैंक्स को एनडीएफ में पार्टिसिपेट करना अलाउड नहीं था, तो जून 1, 2020 से वो उनको अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन कौन से बैंक्स को अलाउ किया जा रहा है, आईबीयूज को। आईबीयूज मतलब जिनका जो आईएफएससी जो हमारा गिफ्ट सिटी है, वहाँ पर जो इंडिया जो फाइनेंशियल जो हमारा सेंटर है, जो उसमें जिनके बैंक 12 बैंक्स हैं और एक फॉरेन का बैंक है, उनकी ही यूनिट्स हैं अभी तक वहां पर। उनके फॉरेक्स डीलर्स को, जो ऑथराइज फॉरेक्स डीलर है, उनको अलाउ किया जा रहा है कि एनडीएफ मार्केट में अब इंडियन बैंक्स भी जाके ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, इंडियन बैंक जाके वहां ट्रेडिंग करेंगे, उनकी जो ब्रांचेज है, इंडियन ब्रांचेज, फॉरेन ब्रांचेज, उनको भी हम यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं कि आप आके पार्टिसिपेट कीजिए। अब यहाँ पर लेकिन इंपॉर्टेंट एक कंसर्न क्या है, हम वहाँ पे चाहते हैं कि लोग आके ट्रेड करें, हमारे देश के बैंक वाले ट्रेड करें, ताकि जो रुपया जो बाहर ट्रेड हो रहा है, जो हमारा रुपया जो सिंगापुर, लंदन एंड दुबई में ट्रेड हो रहा है, वो इंडिया में ट्रेड होना शुरू हो। तो लेकिन अब वो यहाँ पर क्यों नहीं आएंगे, जिसके लिए एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है। मेंस में आपको सवाल पूछा जा सकता है कि इंडिया में क्यों नहीं आएंगे। सर बहुत बड़ा कंसर्न है लिक्विडिटी। इंडिया में इतनी ट्रेडिंग ही नहीं होती रुपये की कंपेयर टू जो बाहर की जो जगहें हैं। तो अब इंडिया में इतनी ट्रेडिंग नहीं होती, हमारे वॉल्यूम्स इतने बड़े नहीं है। तो जो इस कारण क्या होता है कि अगर मेरे को अपना जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अगर मेरे को एग्जीक्यूट करना है, बेचना है, तो मैं कर ही नहीं पाता। तो इसीलिए बहुत सारे ट्रेडर्स और हेजर्स चाहिए होंगे शुरू में हमें, अगर बड़े ट्रांजैक्शंस को भी अगर हमें मुमकिन करना है कि कर पाए। और ये कैसे कर सकते हैं, हम बहुत से एफपीआईज को रजिस्टर करना शुरू करें, एनआरआईज को रजिस्टर करना शुरू करें जो आईएफएससी में। एंड उसके बाद जो कि अगर जो इंडिविजुअल हैं, आप और मैं भी अगर हम अकाउंट खोल पाए, जो ये बैंक अकाउंट खोल पाए इन आईबीयूज में। ठीक है, आईबीयू मतलब वो वाले बैंकिंग यूनिट जो आईएफएससी में जो स्थित है अभी। एंड देन जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, बहुत अमीर लोग, उनको भी अलाउ करना चाहिए कि गिफ्ट आईएफएससी में पार्टिसिपेट करें। एक और जो यहाँ पे लेकिन कंसर्न है वो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम का। इंडिया में आर्बिट्रेशन प्रोसेस बहुत ही स्लो है, इसके कारण भी बहुत से लोग नहीं आते। ये भी कंसर्न पैरेलली हमें पूरा करना होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ये एक लंबा इंपॉर्टेंट लेकिन टॉपिक है, इसलिए जानना जरूरी था, मेरे को लगा आज कवर कर लेते हैं। ओके देन दोस्तों, क्विकली जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है कोविड के चलते। पहली बात तो है कि लोग चाहेंगे कि इकोनॉमिकली खुद को इंसुलर, मतलब कि थोड़ा अलग कर लें, कि किसी एक कंट्री बंद होती है दूसरी कंट्री के साथ में बंद होना पड़ता है। लोकलाइजेशन करने की ट्राई होगी सप्लाई चेन्स की, कि कोई सामान वहां से मंगवा रहे हैं, दुकान बंद होगी, वहां पे फैक्ट्री बंद है, तो इसलिए लोकलाइज कर लो। एंड इमिग्रेशन पर कंट्रोल लगने वाला है। अब उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट के सिनारियो आएंगे। वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो यूएस में रिसेंटली ही 16 मिलियन लोगों ने जॉबलेस जो अपने क्लेम्स दिए हैं मार्च में। देन और कनाडा में 1 मिलियन हो चुका है नंबर ये, और यूरोप में भी नंबर कई मिलियंस में चल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो उसका जो असर कहाँ पड़ता है, डायरेक्टली इमिग्रेंट वर्कर्स पे पड़ता है, क्योंकि वो जनरली ये जो जॉब्स होती हैं लोअर स्किल हायरार्की पर होती हैं। तो सबसे पहले ये किन की जॉब जाती हैं, इमिग्रेंट वर्कर्स की, और उनकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है। ठीक है, इमिग्रेंट्स की। देन उसके बाद एमएसएमईज की बात करें। एमएसएमईज अगर हमें आईएलओ भी बताता है कि जो एमएसएमईज बहुत ज़्यादा हेवीली डिपेंडेंट होती हैं एक्सपोर्ट करने में। एंड अगर बाहर वाली कंट्रीज़ की अगर डिमांड ही खत्म हो जाएगी तो हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो 195 मिलियन जॉब लॉस बता रहे हैं वो। कम से कम इंडिया में ही 100 मिलियन जॉब लॉसेज हो सकती हैं एमएसएमईज में, अगर यूरोप और यूएस ने अपने ऑर्डर्स जो या तो नहीं जो रिवाइव किए, या फिर जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स को ही लेने से मना कर दिया। उसके बाद अगर देखें अफ्रीका जैसी कंट्रीज हैं जो कि कमोडिटीज़, रॉ मटेरियल बेचती हैं, बहुत सारा
कच्चा माल है ना, जैसे जो मिनरल्स वगैरह निकलते हैं, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, जिसमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लग चुकी हैं, और जो इन सब चीज़ों में भी हमें मंदी देखने को मिलेगी। तो अफ्रीका में भी बहुत मेजर, जहाँ पे ऑलरेडी क्राइसिस चलता रहता है, तो इसी के कारण जो चाइना, जो बहुत ज़्यादा जो कि सामान खरीदता है अफ्रीका से, वो भी नहीं खरीदेगा अगर, तो अफ्रीका में भी हमें देखने को मिल सकती है बहुत खतरनाक एक महामारी और एक मंदी, ठीक है, जो कि अगर पैसा ही नहीं होगा तो बीमारियां से लड़ने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। एंड देन ग्लोबल टूरिज्म, दोस्तों अगर हम टूरिज्म की बात करें तो सर्विस सेक्टर में 8% के आसपास वो कंट्रीब्यूट करता है, एंड मिलियंस ऑफ जॉब्स आएंगे, क्योंकि लोग अभी या तो खुद ही ट्रेवल नहीं करना चाहेंगे या रिस्ट्रिक्शंस लगी रहेंगी ट्रेवल करने में, तो इस कारण से यहाँ पर भी मेजर जॉब लॉसेज होंगे। WTO ने भी कहा कि 32% के आसपास वर्ल्ड ट्रेड डिक्लाइन होगा, और वो कह रहा है स्टीपेस्ट एवर वर्ल्ड ट्रेड का डिक्लाइन होगा, चाहे 2008 भी कंपेयर कर लें, चाहे जो मर्जी, ऐसा कभी डिक्लाइन नहीं हुआ जो कि अब जो WTO एक्सपेक्ट कर रहा है। एंड लेकिन अब इसमें और अगर आप देखें सोने पे सुहागा टाइप जो चीज़ें हो रही हैं, जापान ने अपनी जो बहुत सी कंपनीज को अप्रॉक्सीमेटली $2.5 बिलियन का एक पैकेज दे दिया, जहां पर जापान ने कहा कि आप जो चाइना में अपनी फैक्ट्रीज लगी हैं उनको बंद कीजिए, अपने घर वापस जापान में आइए, हम आपको दे रहे हैं पैसे घर वापस आने के लिए, ठीक है, ताकि आपकी डिपेंडेंस कम हो जाए चाइना के सप्लाईज पे, चाइना के इनपुट्स पे, चाइना के वर्कर्स पर, तो घर वापस आइए, ठीक है। तो इसलिए ऐसी मुहिम चल रही है, तो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट डी ग्लोबलाइज होने की तरफ ही जा रहा है माहौल, ठीक है दोस्तों। ओके, क्विकली अब मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। तो RBI द्वारा ऑफ कोर्स ये रिलीज की जाती है। इसमें जो एक की टेक अवे था, इस बार मैं इसलिए क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि अनएंटिसिपेटेड डाउनवर्ड सरप्राइजेस आ गए। इससे क्या होगा, हमारी जो GDP ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा गिरने की चांसेस हैं। अब रीजंस क्या है कि प्राइवेट कंजम्पशन आप और मैं कुछ कंज्यूम नहीं कर रहे ज्यादा, जो नेसेसिटीज हैं अगर वही कंज्यूम की जा रही हैं, एंड देन फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा, एक्सटर्नल डिमांड इंपैक्ट होगी क्योंकि ग्लोबली रिसेशन है, एंड डोमेस्टिक डिमांड क्योंकि लॉकडाउन है, ठीक है, डोमेस्टिक आउटपुट भी नहीं आ पा रही। अब एक्सपेक्टेशन क्या है कि वीक डिमांड और जो क्रूड ऑयल के कोलैप्स के कारण शायद CPI इतनी इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी, लेकिन अगेन अब यहाँ पे जो एक और अगर बात देखें तो जो RBI की जो MPC की पास प्रेडिक्शंस और रियलिटी देखें, अगर MPC ने प्रेडिक्ट किया था कि CPI इसके आसपास रहेगी 3.5 से 3.5-4% के आसपास, जबकि वो 6% से भी क्रॉस कर गई, तो RBI की MPC की प्रेडिक्शन पर भी सवाल उठते हैं। तो यहाँ पर अब जो रीजंस क्या देता है RBI की, हमारा MPC ने जो प्रेडिक्ट किया था वो सही क्यों नहीं निकला, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अनसीजनल रेन्स आ गई थी, खरीफ क्रॉप खराब हो गई, अनियन प्राइसेस में स्पाइक आ गया था, एंड जो हायर मोबाइल टैरिफ्स वगैरह जो कंपनीज ने कर दिया, क्योंकि जो आपको पता है AGR के कारण, तो उसके कारण कॉस्ट पुश फैक्टर्स के कारण भी महंगाई ऊपर रही। तो RBI कह रहा है इसलिए हम एंटिसिपेट नहीं कर पाए कि महंगाई जो हमने सोची थी उससे ऊपर जाएगी। अब यहाँ पर एक हम जो फटाफट से चीज़ जानते हैं कि जो RBI अपनी MPC प्रेडिक्शन करता कैसे, जो MPC की प्रेडिक्शन रहती है किस चीज़ पे बेस्ड रहती है। पहली बात तो वो बहुत सारे जो हाउस होल्ड के सर्वे किए जाते हैं उन पर डिपेंडेंट रहती है, इंडस्ट्री के आउटपुट पे और जो प्रोफेशनल फोरकास्टर्स के सर्वेस पर। लेकिन अब यहाँ पे अब है क्या, ये जो प्रॉब्लम क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये प्रिवेलिंग सेंटिमेंट को कैप्चर करते हैं, फंडामेंटल्स को कैप्चर नहीं करते, ये सिर्फ सेंटिमेंट्स को कैप्चर कर रहे होते हैं, और बहुत जल्दी सेंटिमेंट्स बदलने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए अगर फंडामेंटल्स को कैप्चर किया जाए तो हम बेटर प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड इसी कारण हम क्या कह रहे हैं कि हम RBI की जो प्रेडिक्शंस हैं उसको और बेटर कर सकते हैं अभी हम, एंड हम जो अपनी जो पॉलिसी मेकिंग को और हम रॉबस्ट बना सकते हैं इसके कारण, ठीक है दोस्तों। ओके, देन अब IMF ने भी एक डेट रिलीफ फंड एक चला दी है। तो IMF ने कहा है कि 25 मेंबर्स, जो 25 कंट्रीज को वो डेट रिलीफ देगा। दैट मीन्स कि उन्होंने जो अपनी पेमेंट्स वापस करनी थी वो अभी रोक सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अभी इसका जो फंड का नाम क्या है जो रहता है उसको CCRT कहते हैं, कैटास्ट्रॉफिक कंटेनमेंट एंड रिलीफ ट्रस्ट, ठीक है। तो अब इसमें जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है जो IMF, पहली बात ये 2015 में इस्टेब्लिश किया गया था, एंड IMF के पास एक पहले से PCDR था, पोस्ट कैटास्ट्रॉफिक जो डेट रिलीफ, इसको उसने बदल के CCR में कन्वर्ट कर दिया, कैटास्ट्रॉफिक कंटेनमेंट एंड रिलीफ ट्रस्ट। अब यहाँ पर हुआ क्या कि इसमें अपनी और जो इसमें क्या बदलाव है कि IMF ने इसमें बहुत सारी जो फास्ट स्प्रेडिंग एपिडेमिक्स को ऐड कर दिया कि अगर एपिडेमिक्स भी आते हैं तो वो भी कवर कर दिए जाए इसमें। अब CCRT की बात करें तो यहाँ पे IMF करेगा क्या, IMF यहाँ पर सबसे पहली बात है कि जो डेट सर्विस अपना जो उधार लिया हुआ किसी कंट्री ने वापस करना है अगर, तो उसमें IMF कहेगा कि कोई बात नहीं, आप अभी थोड़ा रुक के वापस कर देना। इससे क्या होगा, जो उनको जो पैसा वापस, जो किस्त वापस करनी थी वो अभी आपकी कंट्री में ही रुक जाएगी, एंड आपकी कंट्री में रुक जाएगी तो आपके पास एडिशनल रिसोर्सेज होंगे अपने जो भी रिकवरी एफर्ट कंटेनमेंट करने के लिए। एंड देन
उसके बाद एक और भी है आईएमएफ के पास, जैसे जो उसको बोलते हैं पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट भी है, उससे भी पैसा कॉम्प्लीमेंट आएगा। बहुत सी कंट्रीज ने भी कहा है पैसा हम डालेंगी, जो अमीर कंट्रीज ने, एंड अकॉर्डिंगली 25 जो गरीब कंट्रीज हैं वहां पर पैसा जाएगा आईएमएफ के थ्रू, एंड उनके जो रिलीफ एफर्ट को यहाँ पर करेगा थोड़ा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, तो जो सीसीआरटी की वजह से 2 विंडोज रहती हैं। तो पहला तो एक तो पोस्ट कैटास्ट्रॉफिक रिलीफ की जब हो गया सब कुछ, उसके बाद एंड देन एक कंटेनमेंट कि अगर जब चल रहा है सारा का सारा जो तबाही हुई है, तो उसमें जो उसके दौरान भी यहाँ पर आपको, जैसे जनरली ये पब्लिक हेल्थ डिजास्टर के लिए ही किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके लिए अकॉर्डिंगली कंट्रीज भी डिफरेंट हो सकती हैं दोनों में, लेकिन अभी तो 25 कंट्रीज को ईएमआर किया गया इसके लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बस, बाकी अगेन आई रिपीट, काफी लंबे लेक्चर जाते हैं क्योंकि कंटेंट है, तो कंटेंट हमें जानना भी होगा। जगह जगह से कंटेंट आपके लिए निकाल के लाते हैं, चाहे वो साइंस एंड टेक हो, जिसमें साइंस एंड टेक में स्टैटिक है, करंट है, सब कुछ, हर एक चीज में, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। लेकिन अगेन मैं आपको हमेशा ही बोलता हूँ कि अगर आपको ज्वाइन करना है, अगर आप थोड़ा सीरियस हैं, अगर आपने जो चीज़ों को अब कम, जो क्योंकि हमें एग्जाम में तो सारा का सारा पूछा जाएगा ना कंटेंट, ऐसा नहीं होगा सिर्फ इको का एग्जाम है, सिर्फ एनवायरमेंट का, सभी की सभी चीज़ें जाननी जरूरी है। तो इसलिए मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप पूरा कोर्स कीजिए। एंड हमने बहुत मेहनत से हमें बहुत सारा कंटेंट बनाया, हम आपको रेगुलरली यूट्यूब पर भी अपडेट करते रहते हैं, और वहाँ पर भी स्टैटिक भी कवर किया है हमने, एंड पैरेलली हमने इसको अप टू डेट करके अपने यहाँ करंट भी डाल दिया है। ठीक है दोस्तों, और हर एक जो टॉपिक खत्म करते हैं उसके बाद हम मिनी टेस्ट भी ले लेते हैं आपका, ताकि फटाफट से रिवाइज भी कर लें आप। उसमें अगर आपको जैसे पूरा जो पैकेज है हमारा, वो उसमें 9999 का पैकेज है दोस्तों, उसमें 31 टेस्ट भी हैं, 31 से ज़्यादा टेस्ट हैं, 34-35 के आसपास हो गए अब तो। एंड देन उसमें आपको जो सॉल्यूशंस भी मिलते हैं, और जान लो फटाफट से। तो ये कंटेंट ओरिएंटेड एग्जाम है, बहुत मेहनत से हमने कोर्स बनाया हुआ आपके लिए। आप इसको ज्वाइन करते हैं, डेफिनेटली आपका फायदा भी, हमें तो फायदा है ही है, डेफिनेटली आपका भी फायदा है यहाँ पर। इसीलिए आपके पर्सपेक्टिव से ही, एग्जाम फोकस से ही बनाया है, एंड इसका भरपूर फायदा उठाइए। ठीक है दोस्तों, बाकी हमारी जो वेबसाइट पर बहुत सी चीज़ें, पीडीएफ्स एक्सेट्रा जो भी हम पढ़ा रहे हैं, सब वहाँ पे अवेलेबल है। एंड आप यूपीएससी को मौका मत दीजिए कि वो घात लगाए बैठा है, कि उसका शिकार नहीं बनना। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।